This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And in today's session, we are focusing on a very first thing. कल मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी और उसमें मैंने बहुत अच्छी बातें बताई थी और बहुत ही आसान फॉर्मेट के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर हो गया था. I'm gonna upload it today. And अगर आपने वो सेशन नहीं अटेंड किया था तो उसको लाजमी देखिएगा. मैंने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. और उसके बाद मैंने आपको एक एक्टिविटी भी सेंड की थी, एक पीडीएफ सेंड की थी आपके व्हाट्सएप के ऊपर. तो पहले वो लेक्चर लाजमी देखिएगा और उसके बाद जो है वो पीडीएफ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मेनली हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसके बाद हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पर आएंगे और फिर इसी से रिलेटेड डिस्कशन आज के सेशन में चलेगी. जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें चार चीजों की रिक्वायरमेंट आती है. आज से पहले हमारे जहन में तीन बातें थी, लेकिन अब आज के बाद आपके जहन में चार बातें रहनी चाहिए. और आज के मैंने आपको एक बात बताई, आप मेरा सुबह का सेशन ले, मुख्तलिफ आपको लगेगा. आप मेरा दोपहर का सेशन अटेंड करें, मेरा टॉपिक वही होगा, कंटेंट वही होगा, लेकिन मेरा समझाने का अंदाज मुख्तलिफ होगा. ठीक है ना. अब हमारे पास तीन चीजें आती है, चार चीजें आती है जब भी हम कोई सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. जैसे मैंने आज आपके सामने लिखा है, देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. मैं आप एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सर हसीब टीचर्स अस एवरीडे. अगर आप मुझे इजाजत दे तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. आपकी तरफ से इजाजत है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ. आप टिक लगाएंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा, माइक खोल के जी सर बोलेंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा. ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच. पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब इजाजत देने के लिए बहुत शुक्रिया. सर आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, सर हसीब टीचर्स अस एवरीडे. अच्छा, आप माइक खोल के जी सर बोल के बंद भी कर दिया करें, वरना घर की जो बातें वो हमारे सेशन में रिकॉर्ड हो जाएंगी और फिर अच्छा नहीं लगता जब कोई सुनता है तो आपके घर की बातें कोई और सुने. ठीक है ना. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब सर बिल्कुल हो सकता है. सर हसीब टीचर्स अस एवरीडे. अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आप इसमें से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकता हूँ, एडवर्ब को ड्रॉप कर सकता हूँ. क्या सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो सकता है, सर हसीब टीचर्स अस. क्या ये जुमला बिल्कुल सही है? इसमें कोई कमी तो आपको महसूस नहीं हो रही? सर जी सर, हसीब ये टीचर्स ठीक है, अस इसमें कोई कमी नहीं है. बिल्कुल सही है, पक्की बात है, नो प्रॉब्लम. इजाजत है. जी सर. जी. ओके. अच्छा, अगर थोड़ा सा और मैं फ्री हो जाऊं आपसे और आपसे मैं कहूँ, अच्छा चलो इसमें से हम ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर देते हैं, तो क्या अब हमारा सेंटेंस मुमकिन है कि हम एक सेंटेंस क्रिएट सर कर लें? सर है, अभी भी बिल्कुल मुमकिन है. बिल्कुल सर, मुमकिन है. आप सेंटेंस बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Aux input mode. अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या मैं अपने सेंटेंस को इस स्टाइल से बना सकता हूँ कि मेरे पास सब्जेक्ट ना आए, क्या ऐसे मेरा सेंटेंस क्रिएट हो सकता है? विदाउट सब्जेक्ट कैन वी मेक अ सेंटेंस? जी सर, तब भी बन सकता है. अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी बहस हो सकती थी. जी सर, बिल्कुल बन सकता है. आपने कहा, मैंने मान लिया. क्या ऐसे भी जी कोई सर. सेंटेंस बन सकता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट? सर ऐसे भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. अच्छा, अब अगर ये तुमने कह दिया मिसबा ऐसे भी हो सकता है, तो मैं जी. तुम्हें 2 लाख रुपए इनाम में दूंगा. क्या ऐसा है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट जुमला बन जाए? सर जुमला नहीं बनेगा इस तरह, क्योंकि वर्ब का होना बहुत जरूरी है हर अच्छा, किस्म के सिर्फ सेंटेंसेस में. अब मैंने कहा अगर सिर्फ वर्ब आ जाए, अब जुमला बन सकता है? सर जुमला तो नहीं, हाँ बन सकता है, लेकिन उसमें वो हुक्मिया वाला होगा ना, वो जो ऑर्डर वाला जुमला होगा वो बन जाएगा. हमेशा याद सर रख, बन जाएगा. ये दो फॉर्मेशंस मुमकिन नहीं है. ये दो और- फॉर्मेशंस मुमकिन नहीं है. अब इसका सर अगर अब अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. मैं और बातें इसमें लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए.
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सर हसीब टीचर्स अस एवरी, एवरी अलग और डे अलग, एवरी को अलग लिखते सर हैं, डे को अलग। क्वेश्चन हमें पूछ लूं। जब कोई सवाल हुआ करे तो हैंड रेस किया करे, मैं आपसे खुद आऊंगा आपकी तरफ, ठीक है ना। जब कोई सवाल करूं तो जवाब दे, और कोई सवाल आपके पास आ जाए तो आप हैंड रेस कर ले, ताकि मैं अपनी बात खत्म करके फौरन आपका सवाल ले लूं, ठीक है ना। अच्छा, अब सर हसीब टीचर्स अस, ये हो सकता है। इसी तरह से और नीचे जाते हैं तो सर हसीब टीचर्स, ये हो सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगर आपने ये कह दिया कॉल सर हसीब नाउ, ये नाउ भी आपका एडवर्ब है, ऐसा मुमकिन है। कॉल सर हसीब, ये आपने इसमें से एडवर्ब को निकाल दिया। अच्छा, बजाहिर तो देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको बजाहिर सब्जेक्ट नजर नहीं आता, लेकिन हकीकत में जब आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो आपको ग्रामर ये कहेगी यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह मैं मिसबा की आखिरी बात को फॉलो करते हुए बताऊंगा। जैसे इनसे पूछा गया कि भाई बहन ये बताओ कि सिर्फ अगर मैं वर्ब लिख दूं, सिर्फ मैं अगर वर्ब लिख दूं तो क्या जुमला बन जाएगा। तो इन्होंने कहा जी बन जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ गो, मैंने अक्सर गेम्स में लिखा हुआ देखा है गो। अब ये जो और आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये देखें, ये जो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा गो, और अक्सर गेम्स में ऐसे लिखा हुआ होता है, तो ये क्या सेंटेंस है। तो बिल्कुल ये सेंटेंस है, क्योंकि इससे पहले यू लिखा हुआ होता है जो कि लिखा नहीं जाता। और ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस जबान में हम ये नहीं लिख सकते कि सिर्फ वर्ब आ जाएगा, क्योंकि फिर वो सामने वाला यही समझेगा कि आपने सिर्फ ये लिख दिया टीच। फिर तो कल को कोई ये भी बोल देगा वेंट, ये भी हो गया सेंटेंस। तो फिर आपको बकायदा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि गो लिखा जा सकता है अकेले से, लेकिन याद रखें इसमें भी सब्जेक्ट मौजूद है। तो ये फिर जब इसको हम अलग से फिर इस तरह से नहीं लिखते, जैसे हमने ये वाली जबान लिखी है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज कहलाती है ये, V+O, V+O+A, ये अच्छी किताबों में जो लिंग्विस्टिक्स की बुक्स होती है उसमें इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन ग्रामर आपको इजाजत नहीं देगी कि आप ये कह दें कि सिर्फ वर्ब के साथ जुमला बन जाएगा। ग्रामर ये कहती है यू नीड एटलीस्ट टू थिंग्स इन योर सेंटेंस, और वो दो चीजें लाजमी तौर पर कौन सी है बेटा। मिसबा सवाल पूछिए। सर आपने मेरा दे दिया आंसर, क्योंकि मैंने जब टेस्ट अटेम्प्ट किया था ना उसमें लिखा हुआ था स्टॉप, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क था, तो मैंने उसी की बेस पे आपको इसका आंसर दिया था, तो फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने भी आपके दोनों टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं ना, तो उसमें था ये वाला क्वेश्चन, स्टॉप के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क्स था, उसी को मैंने मद्देनजर रखते हुए अभी इसके सारे आंसर दिए थे। हम आप जब सवाल हैंड रेस करते हैं ना, तो याद रखें ये हमारे पास कुछ टीचर्स के पास कुछ पावर्स होती है कि बच्चा क्या सोच रहा है। तो जब हम मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि वेन एवर यू हैव क्वेश्चन रेज योर हैंड एंड कीप थिंकिंग योर क्वेश्चन, तो आपका सवाल का ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में ट्रांसफर हो जाता है और हम अपना जवाब अपने बातों में ले आते हैं। आप इसको दोबारा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। आई एम अ वेरी गुड माइंड रीडर। So whenever you have question, raise your hand and keep thinking your question. तो इसलिए जब मैं क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चे यही सोच कहते थे, सर वो कैसे पता चल जाता है आपको कि हम कौन सा सवाल पूछने वाले हैं। तो माइंड रीडिंग दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और मैंने ये बात महसूस की है कि टीचर्स आर गुड माइंड रीडर्स, और सबसे अच्छी माइंड रीडर पता है कौन है, आपकी वालिदा। आप सिर्फ अपने मसले के बारे में सोचें, उनको पता चल जाता है, ठीक है ना। तो दे आर माइंड रीडर्स। चले बहरहाल, आगे चलते हैं।
यहाँ तक बात तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई कि कभी भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आपके पास दो चीजें होंगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर, गॉट इट? चले आगे, इजाजत है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले, ये गायब हो जाएगा, लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके सेशन में लिखा है, ठीक है? चलिए, और इसको अपने पास नोटबुक में नोट कर लिया करें, क्योंकि हर बात, हर सेशन में कुछ ना कुछ नई बातें जरूर होती है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब था। उसके बाद मैंने आपके सामने सब पहले एडवर्ब को उड़ाया, ये देखें, पहले मैंने एडवर्ब को उड़ाया, कुछ एग्जांपल्स दी मैंने आपको, फिर मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी उड़ा दिया, एग्जांपल्स दी, फिर मैंने वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब लिखा। लेकिन ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है। लेकिन फिर जब इल्म की रोशनी आपके जहन में रोशन हो गई, कॉल सारा से पहले आपको दिख गया यू, तो याद रखें सब्जेक्ट प्लस वर्ब से ही जुमला बनता है। कभी भी वर्ब को लेकर हम अकेले सेंटेंस नहीं बनाते। वो एक अलग बात है, हम यू का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू डेफिनेट होता है, छुपा हुआ होता है। बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई है। अब मेरा आपसे एक सवाल और है, क्या एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? यस और नो? अली एंड सारा, आसान सी बात पूछी है मैंने। लोग मुझसे पूछते हैं आप जीरो से पढ़ाते हैं, तो मेरे बच्चों ये जीरो ही है। मैंने अभी वन पर भी नहीं आया हूं, मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ। जहां से आपका सेंटेंस बनता है, कल का लेक्चर सुनो तो और ही जीरो था, माइनस में था, मैं 0.1 पे था, ठीक है ना? तो बताइए, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं बेटा? दो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, पहली बात, दो सब्जेक्ट्स। सोचे जी। सोचे सोचे सोचे। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अली एक सब्जेक्ट है, साथ में सारा भी आ सकती है। अली एंड सारा, जुमला स्टार्ट हो सकता है ऐसे। आसान सी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं पूछी मैंने। जी जी सर, सर। हो सकता है बिल्कुल सर। हो सकता है सर। प्लूरल सब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर, सब्जेक्ट कैन बी प्लूरल। आई सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, दे क्या है? प्लूरल। अब अगर दे प्लूरल है तो हम यूं भी लिख सकते हैं अली एंड सारा, तो ये आपका कंबाइंड सब्जेक्ट बन गया, जिसको हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आ सकते हैं? यस। ये जानने के लिए आपको मेरी कल की एपिसोड देखनी है, बहुत तफसीली जवाब दूंगा कि सर, अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आएंगे तो उन दो वर्ब्स के नाम क्या होंगे। जानने के लिए कल की एपिसोड देखिएगा। आज की जो सवाल है उसका जवाब भी आ रहा है, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? सर आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। अभी आएंगे, और इन दोनों के ऊपर आज के सेशन की भी बहुत तफसीली लेक्चर आज इसी के ऊपर है कि एक सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उन दोनों के नाम क्या होते हैं, और वो दो ऑब्जेक्ट्स आते क्यों हैं, कब आते हैं, हमें कैसे याद होगा कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, एक ऑब्जेक्ट आएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या एक सेंटेंस में दो एडवर्ब्स आ सकते हैं? सर यहाँ पे डाउट है, शायद नहीं आ यस सर, सकते। आ सकते हैं। देखो, शी नॉर्मली, नॉर्मली क्या है? एडवर्ब। 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 शी नॉर्मली कम्स लेट every day. She normally comes late on Sunday. On Sunday भी क्या है? एडवर्ब। टाइम एक्सप्रेशन है, जितने भी टाइम एक्सप्रेशन होते हैं तो वो जो है आपके पास एक भी आ सकता है और दो आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। जनरली एक ही देखा जाता है, लेकिन आने को अंग्रेजी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज पत्थर पे लगी नहीं है। जिस दिन तुम लोग अंग्रेजी को समझ जाओगे उस दिन तुम अंग्रेजी से खेलोगे। अभी कौन तुमसे खेलता है? अभी अंग्रेजी तुमसे खेल रही है। लेकिन बट व्हेन यू हैव गुड नॉलेज यू विल स्टार्ट प्लेइंग विद दिस लैंग्वेज, एंड और ये खेलते खेलते आप फिर इंशाल्लाह पढ़ाना शुरू कर देंगे। घर बैठ के आप ऑनलाइन एकेडमी चला रहे होंगे अपने, हमारी तरह। लेकिन इसके लिए आपके पास अच्छी नॉलेज और अच्छा स्टाफ होना चाहिए। और अगर आप वन वुमेन शो करना चाह रही हैं तो वन वुमेन शो करना इतना मुश्किल नहीं है, आप अकेले भी पढ़ा सकती है। रिस्क देने वाला अल्लाह पाक है, आप बस अपनी सलाहियतों पर काम करें। यू मस्ट हैव गुड नॉलेज, यू मस्ट नॉट वेस्ट समवंस टाइम, यू मस्ट नॉट वेस्ट समवंस मनी। कोई ये ना कहे, जैसे हमारे इदारे को ज्वाइन करने के बाद कोई ये नहीं कहता पैसा बर्बाद हो गया, टाइम भी बर्बाद हो गया। अपने गिरेबान में झांकना, कल गलती तुम्हारी होगी।
अगर ऐसा हुआ, तुमने वक्त वक्त नहीं दे सके होगे, तुम वफा नहीं कर सके होगे, तो वफा करनी है आपको। 3 घंटे का जो सेशन होता है दिन में, वो कोशिश किया करें जरूर। आज ग्रामर और स्पोकन का सेशन चल रहा है, सुबह में भी था, दोपहर में भी है, रात में भी है। आपके पास 3 ऑप्शन है। आप अपने आप को बर्डन सम ना करें कि आप तीनों ग्रामर लें, आप एक ले लें, दैट्स ऑल। उसके बाद चिल करें। आप एक स्पोकन ले लें। स्पोकन के लिए मैं आपसे कहूंगा तीनों ले लो। सीखने को ज्यादा मिलता है, बोलने को ज्यादा मिलता है, सुनने को ज्यादा मिलता है, पार्टिसिपेशन होता है। वो तो क्लास बहुत ज्यादा जो है इंटरेक्टिव होती है आपके लिए। अभी और वक्त के साथ साथ और ज्यादा हो जाएगी जिस दिन तुम लोगों को बोलना आ जाए। और डिस्कशन और प्रोनाउंसिएशन मैंने कर दिया है वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है ना। और फ्राइडे आपका स्पेशल कर दिया है। फ्राइडे को आपका 3 घंटे का सेशन है। आज 1-to-1 सेशन के मेरे पास बहुत अच्छे रिव्यूज आए। सर ने एक तब्दीली की है 1-to-1 सेशन में। कंटेंट सेम रखा है, पार्टिसिपेंट बदलता है। हर 10 मिनट बाद पार्टिसिपेंट बदलेंगे आज। तो अगर आधे 1 घंटे का सेशन लेंगे तो 6 पार्टिसिपेंट से आज आप बात करेंगे, और उन 6 पार्टिसिपेंट से आप उसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज जो सुबह में बात की थी वही शाम में बात करें, वही रात में बात करें, और मुख्तलिफ लोगों से बात करें, तो आप बात करना सीख जाएंगे उस टॉपिक के ऊपर। और आप जब 6 लोगों से बात करेंगे तो उनके आइडियाज भी आपके पास आएंगे, उस कंटेंट पे वोकेबलरी आपके पास आएगी। और आप देखिएगा जब आप रात में बात करेंगे, अगर आपने पूरे दिन में 12 लोगों से उसी टॉपिक पे बात करी, तो आप कहेंगे अब मैं इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। महसूस कीजिएगा आज तब्दीली आप 1-to-1 सेशन से, ठीक है ना। अब आ जाइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर ये क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट? आइए पहले तो आपको somebody और समथिंग समझाते हैं। समथिंग इज एट द डोर या somebody इज एट द डोर? somebody इज एट द डोर या समथिंग इज एट द डोर, क्या होगा? somebody somebody is at the door। सर somebody होगा। somebody, अच्छा। I like somebody, I like something। I like, सर ये दोनों ही हो सकते हैं। excellent answer। I eat something या I eat somebody? I eat something। I eat something। I saw somebody, I saw something। दोनों हो सकते हैं। दोनों दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। there is somebody in the cupboard या there is something in the cupboard? Something in the cupboard। there is something in the cupboard। there is somebody in the kitchen या there is something in the kitchen? दोनों पॉसिबल both है। are अगर कोई चूहा आ गया तो आप क्या कहेंगे? सर फिर समथिंग ही कहेंगे। somebody तो नहीं बोलेंगे ना। आपने चूहा देखा, oh there is somebody in the kitchen। अगर चूहा आ गया तो there is something in the kitchen। और अगर कोई चोर आ गया तो आप क्या कहेंगे? और खाना Somebody in the kitchen। there is somebody in the kitchen। चोर आ गया, खाना खाने, भूख लग रही थी उसको, there is somebody in the kitchen। तो आप somebody something का डिफरेंस समझ गए। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या somebody और something को आप ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं? somebody और something, ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट सर इज कर अ, सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अगर मैंने ये कहा, अगर मैंने इकरा ये कहा आई किल्ड somebody, तो मेरे एक्शन को रिसीव किसने किया? रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन हो गया? somebody। अगर यही बात मैंने यूं बोल दी आई किल्ड सारा लास्ट नाइट, तो बताओ रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? सारा। सारा बोले तो, सारा बोले तो somebody something। सर ये somebody है। अच्छा अगर मैं ये कहूं आई हैड, यानी कि खाना, आई एट बर्गर लास्ट नाइट, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? आई एट बर्गर। बर्गर 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 आई और एट बर्गर समथिंग। बर्गर आपका समथिंग हो गया, और ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी हो गया। बर्गर इज इक्वल टू जी। समथिंग। अच्छा ये बात समझ आ गई कि somebody भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और समथिंग भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब सवाल ये है, इकरा आपका कोई सवाल बेटा? no sir अच्छा I understand थैंक यू। अच्छा अब देखिए सवाल ये है कि इन somebody और समथिंग को हम अपने सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।
अगर आपके पास बेटा समथिंग पहले आएगा तो आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। दो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। पहला प्रेपोजिशन टू, और दूसरा प्रेपोजिशन भी नोट कर ले अपने पास, फॉर। या तो आप टू लगाएंगे या फिर आप फॉर लगाएंगे, या तो आप टू लगाएंगे या फिर आप फॉर लगाएंगे। मैंने सिर्फ टू लिखा हुआ है, आप फॉर भी अपने पास ऐड कर ले नोट्स में। ये नोट्स मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूँ। इसका अगर आपने प्रिंट निकाला है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाला उससे ज्यादा अच्छी बात है। इसका मतलब है आप मेरे नोट्स को हैंड रिटन करते हैं। जो मैं रोजाना की बेसिस पे पढ़ाया करूं उसको हैंड रिटन कर लिया करो, और जो मैं एक्स्ट्रा चीज बताया करूं वो भी एडजस्ट कर लिया करो। और अपने नोट्स बनाते रहो, कोशिश करो उसको टाइप भी करते रहो। पहले रजिस्टर में बनाओ फिर उसके बाद टाइप करो, तो वो तुम्हारा आने वाले वक्तों में तुम ऑनलाइन टीचर बनने वाली हो इंशाल्लाह। ठीक है। जब तुम्हारा हैंड रिटन भी होगा, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, तुम इसको वर्ड के ऊपर कॉपी करोगी, तो वर्ड पे टाइप करोगी। एक लैपटॉप ले लो सस्ता सा, क्रोम बुक्स आजकल मिल रही है कराची के अंदर तकरीबन 15 से 12 हजार रुपए की। लेकिन बस उसके अंदर ये देख लेना उसमें जूम चलता, क्योंकि अब जो क्रोम बुक्स पुरानी हो गई है उसमें जूम नहीं चलता। तो जब भी आप परचेज करें तो अपडेटेड क्रोम बुक ले, वो थोड़ी सस्ती होती है, उसका बैकअप ज्यादा होता है, लाइट की कोई टेंशन नहीं होती है। 4 से 5 घंटे का बैकअप दे देती है। मैंने आज से 3 साल पहले खरीदी थी, जिस पर अब जाकर जूम नहीं चल रहा, तो मैंने अपने बच्चों को डोनेट कर दिए कि जाओ जाके इस पर यूट्यूब देख लो। मेरे लिए बेकार हो गई। 2 क्रोम बुक्स ली थी, क्योंकि अब उसके ऊपर जूम नहीं चल सकता, तो पहले मैं जूम की क्लासेस उस पर अरेंज कर लेता था। तो अब मुझे लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। लैपटॉप अब हो गए 40 हजार रुपए के कम से कम। अच्छा लैपटॉप 40 का आ रहा है, लेकिन क्रोम बुक्स आपको मिल जाएगी 15-20 हजार रुपए की। आप परचेज कर सकते हैं अपनी वर्किंग के लिए। वो इसलिए क्योंकि आपके पास लाइट बहुत जाती है, तो आपके पास ऐसी बुक होनी चाहिए जो आपको 4 घंटे तक सपोर्ट करे एज एन ऑनलाइन इंग्लिश टीचर। अभी से नियत करेंगे तो देखिए 6 महीने बाद काम कर रहे होंगे आप लोग ऑनलाइन। नामुमकिन नहीं है। ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज से सोचें, नौकरियां छोड़ देंगे आप लोग, आप सिर्फ ऑनलाइन काम करना शुरू कर देंगे। वो अलग बात है, हमारी आवाम हमारा वक्त और पैसा बहुत जाया करती है, लेकिन जो ज्वाइन करते हैं उसमें आप कंपलसेट कर लेंगे उसको। ठीक है। हमें 10% लोग ज्वाइन करते हैं, 90% लोग हमारा वक्त जाया करते हैं। ये हकीकत है ऑनलाइन वर्किंग। ठीक है ना। 100 लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, 10 लोग दाखिला लेंगे, और बाकी 90 लोग आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे। लेकिन वो देखो, वो पलट कर वापस जरूर आएंगे अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। सो उनको उनसे बदतमीजी नहीं करनी। ठीक है ना। चले कभी कभार, लेकिन भाई मुझसे गलती हो जाती है, मैं मेरे अल्फाज हार्श हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन वर्किंग करते हैं और अल्लाह ना करे कोई फोन कर ले उस वक्त पर जब दिमाग घुमा हुआ हो, तो वो बेचारा गया। तो उसके बाद फिर हम माफी मांगते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे। ठीक है। तो हम भी इंसान है, हमसे भी गलती हो जाती है। आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अली। देखो क्वेश्चन को बेटा मैं बाद में ले आया, समथिंग। आई आस्क अली, अली आ गया समबडी। आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अली, आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अली। मैं चाह रहा हूं मैं इन दोनों सेंटेंसेस को मर्ज कर दूं। अगर मैं इसको मर्ज करूंगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि क्वेश्चन को मैंने पहले ले आया, क्वेश्चन समथिंग हो गया, और जब मैं समथिंग को पहले लाऊंगा तो मुझे टू लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या लगा दिया? टू। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली। क्या आप अली को पहले ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। आई आस्क अली अ क्वेश्चन। आपने जिंदगी में ज्यादा कौन सा इस्तेमाल किया है, पहला वाला सेंटेंस या दूसरा वाला? मेरे ख्याल से पहला वाला किया होगा है भाई। I ask a question to Ali. आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, ज्यादातर ये Ali. इस्तेमाल किया आप लोगों ने। आज एक नई बात आपको पता चल गई कि somebody को पहले ले आइए, अली को इधर ले आइए, क्वेश्चन को बाद में ले जाए, कोई टेंशन नहीं। आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप somebody को पहले ले आइए, लेक्चर को बाद में ले जाए। ठीक है सदरा सर। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टू लगेगा यहाँ पर फॉल लगेगा? बड़ा अच्छा सवाल है एक बच्चे का। इसका फैसला, ये बात बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। पहले तो आप ये फैसला करें कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगेगा या दो ऑब्जेक्ट लगेंगे या लगेगा ही नहीं। पहले तो फैसला ये होगा, और इसका फैसला कौन करेगा? जो ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ऑब्जेक्ट से पहले कौन आता है? तमाम स्टूडेंट्स को ये बात पता है। ऑब्जेक्ट से पहले कौन आता है भाई? ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है। और ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला वर्ब करेगा, और उस वर्ब को हम क्या कहते हैं?
उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब। आसान जबान में बता रहा हूँ, पैसिव वाइज में ये आपके काम आने वाले हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये वर्ब फैसला करता है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, और एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सर कोई निशानी, ये जो आपको मैंने लॉन्ग ब्रैकेट में बंद करके दिए कि निशानी है, ये पुरानी डिक्शनरीज के अंदर 5th एडिशन तक 2000 तक जितनी डिक्शनरीज छपी है उसमें ये इस्तेमाल होता था। अगर आपके पास कोई पुरानी डिक्शनरी पड़ी है ऑक्सफोर्ड की 5th एडिशन या 4th एडिशन, उसमें कोई वर्ब निकालिएगा और उस वर्ब के आगे आपको नजर आएगा लिखा हुआ VN और VNN। और अब जो लेटेस्ट एडिशन आ रहे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये VN है या VNN है? उसमें जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके आगे लिखा हुआ है इनट्रांजिटिव। जो आपको ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स, अब तो मेरे ख्याल से 11th एडिशन आ गया है, मैंने लास्ट टाइम 8th एडिशन तक खरीदा था, अब बहुत महंगा हो गया है फिजिकल वर्जन। जब क्लास ले रहे हुआ करें तो बाइक को अपने कंट्रोल में रखा करें और बंद रखा करें बेटा। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मतलब? वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट। इसकी निशानी बता दी है VN और VNN, लेकिन ये याद करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। क्यों? ये लातादाद है, जितने तुम्हारे सर पे बाल है इतने हैं, तो याद करना नामुमकिन है। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता, इनकी तादाद लिमिटेड है। आप इनको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। ये वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। लेकिन आज के से पहले शायद आपसे कोई पूछता, आई गो टू स्कूल एवरी डे, बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो तुम फट से बता देते। एक हफ्ते पहले तुम लोग ये बताते एवरी डे, एक हफ्ते पहले की जो प्रीवियस नॉलेज है, एवरी डे को तुम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जबकि ये बात आज के सेशन में तुम लोगों को पता चल चुकी है, पहले सेशन में भी पता चल गई थी कि एवरी डे क्या है, एन एडवर्ब। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है कोई खूबसूरत बच्चा? ऑब्जेक्ट क्या सर ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। है ही नहीं। माशाल्लाह, शुक्र है आपने ये कह दिया, वरना मेरी बातों को सुनने के बाद भी अब आप ये कहती है स्कूल। आदत से मजबूर है ना हम लोग। सर देखे ना जी, आई गो टू स्कूल, सर स्कूल ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट्स मुझे ये बता दो, स्कूल ऑब्जेक्ट है, समबडी है या समथिंग है? अगर ये समबडी या समथिंग के मीनिंग्स में आता तो फिर इसका ये ऑब्जेक्ट हो सकता है इसमें। लेकिन आपको देखिए ये कॉम्प्लीमेंट बन गया है। आपको वर्ब के फौरन बाद क्या दिख रहा है? प्रेपोजिशन। ऊपर देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स की निशानियों में, वर्ब के बाद एडजेक्टिव, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद एडवर्ब। वर्ब के बाद एडजेक्टिव, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, वर्ब के बाद एडवर्ब। गौर से देखिए, आपको बातें समझ आ रही होंगी कि अगर वर्ब के फौरन बाद, अगर वर्ब के फौरन बाद आपको क्या दिख जाए, अगर वर्ब के फौरन बाद आपको प्रेपोजिशन दिख जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव दिख जाए, ही इज टायर्ड, टायर्ड एडजेक्टिव है। ही इज बिजी, ये एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव दिख जाए तो ये इंट्रांजिटिव है। उसके बाद देखें, ही ड्राइव स्लोली, स्लोली आपका एडवर्ब है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, जरूरी नहीं है कि ये आए। अगर मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, बर्ड्स फ्लाई, कुछ भी नहीं आया, बर्ड्स फ्लाई। ये फ्लाई जो है ये वर्ब ऑफ मूवमेंट है। वर्ब ऑफ मूवमेंट्स अपने पास नोट कीजिएगा, वर्ब ऑफ मूवमेंट्स अपने पास नोट कीजिएगा। वो कम, लिख देता हूं मैं, वो कम, ड्राइव, रीच, अराइव।
और अगर गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं पहुंचने के लिए, गेट का मतलब भी पहुंचना होता है, ये भी वर्ब ऑफ मूवमेंट बन जाता है। और रन, वॉक, अब चलने वाले जितने भी वोकैबुलरी है, स्क्रॉल, ठीक है ना, और और रन, वॉक, स्क्रॉल, क्रीप, क्रीप का मतलब रेंगना होता है, मतलब ये वर्ब ऑफ मूवमेंट्स है। मैंने क्या कहा, वर्ब ऑफ मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट आ जाए वो इंट्रांजिटिव हो जाता है। ये एक और देसी नुस्खा दे दिया मैंने तुम लोगों को। जो भी आपका ऐसा वर्ब हो जिसमें कोई मूवमेंट हो रही है, जो है, कम है, ड्राइव है, रीच है, अराइव है, गेट है, रन, वॉक, स्क्रॉल, क्रीप, ये सारे हमेशा इंट्रांजिटिव ही हो। इनमें कभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। आ गई बात समझ? सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा या दो ऑब्जेक्ट आएंगे? ये बातें याद करनी पड़ती है। इसके लिए कोई ऐसी परी नहीं आएगी जो आपके सर पे एक स्टिक रखेगी, मैजिक वेंट कहते हैं उसको, जादुई छड़ी, और आप कहेंगे हाँ मुझे पता है, मुझे पता है इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आएगा। बेटा याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ आपकी इंग्लिश जब आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे लैंग्वेज से, तो आप याद करना शुरू कर देंगे, अच्छा इस वर्ब के बाद डबल ऑब्जेक्ट आता है। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, मैं भी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको काफी सारी चीजें आप सीख लेंगे। अच्छा, अब ऐसा भी, यहाँ तक बात समझ आ गई? आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, वर्ब ऑफ मूवमेंट का, गायब हो जाएगा ये। मेरी आपसे एक जनरल नॉलेज की बात बताओ, बचपन में जब तुम लोग पैसे वाइज पढ़ते थे, आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम लोग पहला काम क्या करते थे? आई ईट एन एप्पल, प्लेस चेंज किया करते थे, ऑब्जेक्ट को वर्ब पे ले जाते थे, वर्ब को ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बनाते थे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बनाते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यही बात है, पक्की बात है। अच्छा, सर। अब मुझे ये बताइए कि जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, क्या ऐसा आप इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस में कर सकते हैं? आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्या यहां पर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम पैसिव बना सकते हैं? नहीं बना नहीं सकते। बना सकते वजह? क्योंकि वो उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। वो ये चीज मेरे अजीज, ये चीज, उसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। When you have no object, passive not possible. अब तो वही बात सर ने लिखी है, पैसिव नॉट पॉसिबल विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम पैसिव नहीं बनाते। आ गई बात तमाम स्टूडेंट्स को समझ? आगे चलते हैं। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम स्टेट वर्ब्स भी कह देते हैं, अपने पास नोट कर लीजिएगा। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं और वो नाम है स्टेट वर्ब्स। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स को, ये आप वक्त के साथ आपको पता चलेगा कि वाकई वो है या नहीं। ठीक है, चलो यहां तक बातें क्लियर हो गई है, आगे चलते हैं। दो वैरायटी और समझ लीजिएगा। ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन है कि एक वर्ब आप लिखें, वो कभी अपने बाद सिंगल ऑब्जेक्ट ले ले, कभी वो वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट ले ले, ये जुमले की रिक्वायरमेंट पर, ये वर्ब की खूबसूरती है। और कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रांजिटिव भी बन जाते हैं और इनट्रांजिटिव भी बन जाते हैं। आई ओपन द डोर, यहां पर आपने इस वर्ब को ट्रांजिटिव बना दिया, द डोर ओपन्स ये इनट्रांजिटिव बन गया। तो ये चीज भी आपको देखने को नजर आएगी कि कुछ वर्ब्स आप कहेंगे ये तो मैंने संडे लिस्ट में लिखा था इंट्रांजिटिव, लेकिन मैंने तो ये पढ़ा है आज ये तो ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब है वो वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। कुछ वर्ब्स को आप याद करेंगे कि इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी ले रहा होगा, तो ऐसा मुमकिन है। जो सब वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं तो वो सिंगल भी ले सकता है ना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो वर्ब अपने बाद सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है वो डबल ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। याद रखना ये वाली बात। अगर एक वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो दो ऑब्जेक्ट ले।
लेकिन अगर कोई वर्ब दो ऑब्जेक्ट ले सकता है तो वह सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे भी चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना। हर वर्ब अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेने की हैसियत नहीं रखता। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद दो वर्ब्स आएंगे? अभी हम बता रहे हैं। सब्र, तहम्मुल, ये आपके लिए मैंने कुछ कंटेंट दिया है जिसको आप मजीद स्टडी कीजिएगा। मुझे चीजें अच्छी लगती है तो मैं अपने नोट्स में पेस्ट कर देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसको स्टडी कीजिएगा। और इसके बाद ये आपके पास लिस्ट आ गई इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, इसको स्टडी कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं उन वर्ड्स की तरफ जो हमको ये बताते हैं कि भाई कौन से वो वर्ब्स है जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। इनका लगाना पड़ेगा आपको रट्टा। इसके अंदर आपको एक्सरसाइजेज भी दी जा रही है और इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है भाई। अच्छा, मेरे अमूमन जो लेक्चर शेयर होते हैं ना, वो मैं अभी पढ़ा रहा होता हूँ तो रात तक आपके पास सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे दोपहर में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे शाम में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं। तो अगर एक दिन का सेशन आपका कभी मिस हो जाता है तो वो फिर आप ऑब्वियसली नेक्स्ट डे देखेंगे, सेम डे तो नहीं देखेंगे। सेम डे तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जो है वो लाइव सेशन का ही हिस्सा बन सके। तो दैट्स व्हाई आई डू नॉट अपलोड माय लेक्चर जस्ट आफ्टर माय मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन। और मैं देख रहा होता हूँ कि कौन सा लेक्चर मेरा सबसे अच्छा मैंने डिलीवर किया है, फिर मैं उसमें से कोई एक लेक्चर सिलेक्ट करता हूँ और उसको अपलोड करता हूँ। ठीक है। चले, व्हाट आर डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स। ये अब वो वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमें ये बताएंगे कि हाँ भाई इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए गौर से देखिएगा, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, सबके जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। डबल ऑब्जेक्ट वर्ब्स आर वर्ब्स दैट टेक टू ऑब्जेक्ट, पता है हमें। आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पता है, हमारे टीचर ने बताया। विदाउट अ preposition, normally the indirect object is a person or a group of people and the direct object is a thing or things, हमें ये भी पता है। I gave my sister the book, I gave my sister the book, मैंने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू somebody, अगर somebody पहले आता है तो preposition लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए, शी एक्सप्लेन दिस टू मी। आपने अगर इसको समथिंग आपका पहले आ गया तो अब आपको टू लगाना पड़ेगा। नीचे आपको कुछ वर्ड्स भी नजर आ गए जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है ना। अभी एक आपको असाइनमेंट भी दूंगा, वो आप उस पर काम कीजिएगा। आइए, एग्जाम्पल्स के बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज आ रही है, इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप कहते हैं चेंज द स्ट्रक्चर इन बोल्ड एज एन एग्जाम्पल्स बिलो। ही बिल्ट अ हाउस फॉर हिज पेरेंट्स। मैंने आपको कहा है टू भी लिख सकता है, फॉर भी लिख सकता है। अगर आप चाहे तो हिज पेरेंट्स को इधर ले आइए, हाउस को आगे ले जाइए। आशी बनाकर दिखाइए। पहले सेंटेंस को दोबारा से क्रिएट करें जैसे पहला सेंटेंस क्रिएट किया था मैंने। आई गेव सम फ्लावर्स टू माई मदर। मदर को पहले ले आइए, फ्लावर्स को बाद में ले जाइए। आई गेव माई मदर सम फ्लावर्स। अफशा बनाकर दिखाइए। ही बिल्ट अ हाउस फॉर हिज पेरेंट्स। इसको और किस अंदाज से बोल सकती हैं आप? अमीना, इशाल, फातिमा, अमीना। He built his parents for a house. नहीं, फॉर तो अब देखिए, फॉर लगाने की वजह क्या थी? फॉर लगाने की वजह ये थी कि हाउस पहले था, समथिंग पहले था। जब समथिंग पहले बाद में चला जाएगा तो फॉर ऊपर चला जाएगा। सर मैं बनाऊं ठीक है ना। यस, हिफ्सा। for his आई विल parent he सेंड द built a रिपोर्ट house. टू यू टुमारो। चेंज करें। I'll send the report to you tomorrow. रिपोर्ट को आगे लेके जाइए, यू को Tomorrow पहले I'll लेके। send the report. टुमारो को अपनी जगह लिखा रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। जो बोल्ड हुआ है उसको चेंज करें। Okay. दोबारा। Mm, the आई report आई I विल will सेंड, send और to टुमारो you को मत tomorrow. छेड़ें। द रिपोर्ट टू यू को The छेड़ें। report I will send to you tomorrow.
I will send you tomorrow. कहाँ गई रिपोर्ट? The report I will send to you tomorrow. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इतने ज़हीन स्टूडेंट मेरी क्लास में है। हिफ्सा दोबारा कोशिश कर, यू को इधर लेकर आइए, रिपोर्ट को आगे लेके जाइए। दोबारा हो जाएगा, बनेगा। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है मेरे पास। अच्छा, अभी जोड़ते हैं आपकी आवाज को। तो बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड पे नॉइज भी है ना, तो आपको समझ नहीं आ रही। इकरा खालिद, इकरा। Sir, I will send you the report tomorrow. I will send you the report tomorrow. Sir, Next, very good. Shazia, next. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Assalam. Let me make make you some tea. ये चीज बहुत ज्यादा आज दिमाग का इस्तेमाल किया है। लेट मी मेक यू समथिंग, मजीद इस्तेमाल कीजिए, अगले सेंटेंस भी आप ही बना रहे। Yes, sir. He wants to sell me his old car. जबरदस्त। वाटर He कूलर, wants to sell me his old car. जबरदस्त। आगे बताऊं सर? जबरदस्त, जबरदस्त बनाइए, अगला भी बना दो, दिमाग चला है तो। Could you bring me some water? Could you bring me some water? That's very good. Next, Misbah. Should we cook dinner for them? Okay, sir. Should we cook them dinner? Should we cook them dinner? Throw the ball to me. Throw me the ball. Throw me the ball. जब आप पार्टिसिपेट करना चाहें ना, तो अपने हैंड रेस किया करें। हैंड रेस करेंगे तो आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा, ठीक है ना? चलिए, क्योंकि कुछ लोग ऑफिस में होते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ बस और आईडी लॉगिन करके चले जाते हैं, हम नाम लेते रहे और वो ना आए। हो सकता है कोई रोटी बना रही हो और एकदम से हमने सवाल कर लिया, उसकी रोटी भी जल गई है और सवाल जवाब भी गलत हो गया, दोनों तरफ मसले हो गए। चले, अब यहाँ पर एक लिखा है रीऑर्गेनाइज द वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस। लिखा है कॉस्ट, अलॉट, द पेयर और मी। जिसको ये बात समझ आ रही है कि मैं इसको कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, वो हैंड रेस करके इस सेंटेंस को क्रिएट करे। देखिए, यही आपका दिमाग है और उस दिमाग में आपके ऐसे ही वर्ड्स होते हैं। जिस दिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, अगर जंबल वर्ड्स हमने स्कूल लाइफ में किए हैं, आपने देखा ना, जंबल वर्ड्स आगे पीछे होते थे, हम उसको रीऑर्गेनाइज करते थे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है वी देम मनी ओ अलॉट, सो वी ओ देम अलॉट ऑफ मनी। यस मिसबा, बस एक ही बच्ची पढ़ती है पूरी क्लास में। सर यही बता रहा था जी, कॉस्ट we owe अलॉट, them a lot of money. वो तो लिखा हुआ है ना। नंबर 1 आप बताएंगे। The pair cost a lot me. मैं आपका सेंटेंस लिखना चाहूंगा, ऐसे सेंटेंस बहुत कम हमें सुनने को मिलते हैं। द pair cost me a lot. The repair cost me a lot. ऐसे ही जी सर। तब आप लोग इससे एग्री करते हैं? शाजिया सही है, द रिपेयर कॉस्ट मी अ लॉट। और तो किसी स्टाइल से बन नहीं सकता ये। चले, नेक्स्ट बना रही है ईशान। गेट डिड यू आ ड्रिंक मी। Sir, me. ईशान, Sir, मैं बनाऊं? चले, शाजिया जज्बाती हो रही है, बना लीजिए। Did you get me a drink? Did you You get me a drink? Did you get me A drink? a drink? नेक्स्ट कौन बना रहा है? हमीदा, हमीदा,
Can you teach me a new song? ये चीज, कैन यू टीच मी अ न्यू सॉन्ग। इकरा खालिद, Sir, pass me the salt. पास मी, हलवा हो गया, ये तो हर बच्चों वाला आ गया। अगला भी आप ही बनाइए, अगला बनाकर दिखाइए। तो I आई आस्क, I asked my coat to me. आई आस्क, क्या लिखो? Coat. My coat. आई आस्क माई कोट, I asked him आई आस्क I asked him to give me to to get get, me my coat. coat. अब सही है भाई? Yes sir. I asked him to get me my coat. And then they आगे next कौन बना रहा है? अभी ना आपके बेटा हैंड्स फ्री में ना प्रॉब्लम है, नया खरीदना पड़ेगा आपको, इसके वो बहुत ज्यादा हमिंग आ रही है मेरे पास। शाजिया, शाजिया Yes sir. प्लीज। They asked a question. नंबर 6, The they सबर सर सोच रहे हैं. They asked a question. a question, The instructor. हाँ भाई सही है ये। सही है, अग्री और डिसएग्री? दे आस्क अ क्वेश्चन द इंस्ट्रक्टर, कुछ कमी कुछ गलती नजर आ रही है। somebody को पहले लाएंगे क्योंकि टू नहीं लगाना। Yes sir. They asked. The instructor a question. चले आखिरी बनाइए, नंबर 7, सिदरा यूब, शुगर जाग गई। He wrote me a poem. He wrote me A poem. a poem. डेमो क्लासेस हम ऐसे नहीं ले सकते, हम अपनी रेगुलर क्लासेस ज्यादा अच्छी लेते हैं, डेमो क्लास में हम इतनी ज्यादा अच्छी बातें नहीं करते, क्योंकि डेमो क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एडमिशन नहीं लेना होता, सो दे सिंपली वेस्ट अवर टाइम। तो जब आप रेगुलर अभी और आपके ग्रामर के सेशन आगे चलेंगे, इसी तरह से आप लोग पार्टिसिपेट करते हुए जाएंगे। अच्छा, ये आपने बना दिए जुमले, और भी एक्टिविटीज है आपके लिए, और भी एक्सरसाइजेज है, वो आप लोग खुद करेंगे और इसको ट्राई करेंगे। ये पीडीएफ आपके साथ जाएगी और आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी। आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं और आपको यहाँ पर 7 सेंटेंसेस बनाने हैं। कुछ की आंसर की अवेलेबल है, जिसके आंसर है, बाकी जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो आप खुद बनाएंगे, ठीक है ना। ये वो वर्ब्स का मिल गए आपको जिनका आपको रट्टा मारना है, रट्टा लगाना पड़ेगा। ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद टू लेते हैं, ये वो वर्ब्स है जो अपने बाद टू लेते हैं, ये वो वर्ब्स है। और तो यार अब देखो लिखा हुआ है, दे अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल टू टॉप 10 स्कूल, इसमें से टू हटा दो शाजिया। इसमें से टू हटा दो शाजिया। Yes sir. They awarded a gold medal. Top 10 schools. दे अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल, तो तुमसे A gold. दे अवॉर्डेड, टू हटा दो, अ गोल्ड मेडल टॉप 10 इसमें ऐसे नहीं हटाओ, जब टू हटाओगे तो क्या होगा? सर ये टॉप 10 स्कूल फर्स्ट पहले आएंगे फिर। ठीक है ना। they awarded top 10 schools a gold medal, आ गई बात समझ। इसी तरह Yes sir. they offered a management job to me, they offered me a management, A management job. they offered me a management, Management job. आ गई बात समझ। I sent some
आगे चलिए। उसके बाद ये पूरी आप लिस्ट याद करनी है। हर चीज को समझना नहीं होता, कुछ रट्टे भी लगाने पड़ते हैं अंग्रेजी में। तो वक्त के साथ साथ ये लिस्ट आपके पास रहेगी, अब इसको देखते रहिएगा एंड यू विल लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट कहाँ पर आप जो है वो टू लगाते हैं और कहाँ पर आप फॉर लगाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपके पास है, दे बेक ब्रेड फॉर मी। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें से फॉर हटा दें। Yes, sir. They baked me bread. दे बेक मी Bread. ब्रेड। आ गई बात समझ। I found a pen for you. I found I found a pen for you. तो you को आप पहले ले आइए। I found you. you a pen. Yes, sir. Vipin. मुझे एक जुमला याद आ रहा है, मैंने एक फिल्म के अंदर सुना था। तो वो स्कूल ऑफ रॉक, एक बच्चा टीचर होता है जो बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। स्कूल ऑफ रॉक बहुत अच्छी फिल्म है, आप देख सकते हैं। तो उसमें वो एक सेंटेंस कहता है, कैन यू सिंग मी अ सॉन्ग, कैन यू सिंग मी अ सॉन्ग। तो मैं सॉन्ग को अगर पहले ले आऊं, कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कैन यू सिंग मी अ सॉन्ग। और मैंने इसी तरह से एक और फिल्म के अंदर सुना, आई विल बाय यू एवरीथिंग, आई विल बाय यू एवरीथिंग, आई विल बाय एवरीथिंग फॉर यू। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, लड़के ने एक लड़की से कहा, आई विल बाय यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ दिला दूंगा। पहले आईफोन 14 प्रो मैक्स तो दिला दो मुझे, उसके बाद मैं देखती हूँ तुम और क्या दिला सकते हैं। ठीक है ना। आज के लिए लड़कियां जो होशियार हो गई, फौरन चेक कर लेते हैं कि कितना कितना माल है इस पार्टी के पास। ठीक है ना। अगर वो गरीब दिला देगा कहीं से तो बस ठीक है। आगे बेटा और भी कुछ एक्सरसाइजेज है, ये आपके साथ जा रही है, पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आएगी, आप इसको जरूर रीड कीजिएगा। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे। अगर आप फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक यही होगा जो आज का कंटेंट है, लेकिन एक नए स्टाइल के साथ, तो आप 8 बजे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। मिस कोमल आपकी जबरदस्त टीचर ज्वाइन कर चुकी है आपको, एंड आई एम साइनिंग ऑफ ओवर टू मिस कोमल। Thank you, sir.